क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, चलेगा। बीती ताई बिसार दे और नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। एक क्लाइंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट। एक भाई साहब इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आते हैं विद अपर जीआई ब्लीडिंग। बहुत गौर से देखिएगा, पेशेंट को कौन सी ब्लीडिंग हो रही है, अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है एंड इज इन मॉडरेट डिस्ट्रेस। और पेशेंट मॉडरेट डिस्ट्रेस में है, परेशानी में तो है लेकिन सीवियर नहीं है, माइल्ड नहीं है, मॉडरेट परेशानी में है। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? ऐसे केस में आपका प्रायोरिटी एक्शन होगा, पेशेंट सीवियर डिस्ट्रेस में नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है जीआईटी से, अपर जीआईटी से, आपका पहला एक्शन क्या होगा? ऑप्शन बताइएगा, ऑप्शन आ गए आपके सामने। सबसे पहले वाइटल साइंस चेक करेंगे, वाइटल साइन लिया जाएगा। आज द क्लाइंट अबाउट प्रेसिपिटेटिंग एजेंट की, उसने क्या क्या किया जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग हुई, उसका कंप्लीट एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन कीजिएगा, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन, परकशन एंड पाल्पेशन कीजिएगा और इंसर्ट एक एनजी ट्यूब डालिएगा और टेस्ट द इमेसिस। जो एनजी ट्यूब से बाहर एस्पायरेट आता है देखिएगा उसमें ब्लड है या नहीं है। फटाफट बोलिएगा राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? बिट्टू चौधरी कह रहे हैं कि डी होगा, प्रतिमा रजवाड़े जी भी कह रहे हैं कि डी होगा, बाकी मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि ए होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा। चलिए क्या बात है भैया जी, हो रहा है कि बहुत सारे बच्चों को इमोजी नहीं मिल रही है। टेक्निकल टीम उस पे भी एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देगी बेटा जी, यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको उस वीडियो से पता चल जाएगा कि कैसे ये इमोजी आपको अटेंड करने। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड भैया। नेहा लोकेश जोशी सर प्लीज पीडीएफ अवेलेबल करवा दीजिए। बेटा जी वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो पॉसिबल नहीं है। ओके डियर, चलेगा। श्वेता फूड एंड फंडी कह रहे हैं कि डी होगा, ए होगा, डी होगा, डी होगा, ए होगा। चलिए वेरी गुड भैया, वेरी गुड। सरिता कुमारी गुडवा जी किसकी पीडीएफ की बात कर रहे हैं? नेहा लोकेश जोशी बेटा बॉस इस बुक के पीडीएफ की बात कर रहे हैं क्या? इसकी पीडीएफ अभी आई नहीं है मार्केट में। सोनिया टाइमलाइन कह रहे हैं कि डी होगा, दाऊ सिंह जी कह रहे हैं कि डी होगा, कृतिका दीक्षित कह रहे हैं ए होगा, कैलाश शर्मा जी बेटा जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। रेणु पुनिया जी ने कहा बिल्कुल सही आंसर है, द राइट आंसर इज ए, द राइट आंसर इज ए। ए राइट आंसर क्यों होगा? ए राइट आंसर क्यों होगा उसको भी शेयर कर देता हूं बेटा जी। देखिएगा पेशेंट किसका है? अपर जीआई ब्लीडिंग का है। जी हाँ, अगर ये हमारा जीआईटी है, ये हमारी ओरल कैविटी है, इसके बाद हमारी फेरिंग्स होगी, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस होगा, देन हमारा स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा एंड लार्ज इंटेस्टाइन होगा। जी हाँ बेटा जी, एक सिंपलीफाइड डायग्राम बनाया गया आपके सामने। अब गौर से देखिएगा, यहाँ से एक पेशेंट है, ये एक पेशेंट है, यहाँ ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, इससे ऊपर से ओरल रूट से होने वाली ब्लीडिंग कौन सी रूट ब्लीडिंग कहलाएगी? जवाब आएगा अपर जीआईटी ब्लीडिंग कहलाएगी। और यहाँ से नीचे होने वाली ब्लीडिंग, एनएस से होने वाली ब्लीडिंग कौन सी ब्लीडिंग कहलाएगी? जवाब मिलेगा सर लोअर जीआईटी ब्लीडिंग कहलाएगी। ओके डियर, चाहे ब्लीडिंग किसी भी रूट से हो, पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं, चाहे अपर जीआईटी ब्लीडिंग हो चाहे लोअर जीआईटी ब्लीडिंग हो, कुल मिला के बॉडी में से क्या लॉस हो रहा है? सर ब्लड का लॉस हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। अब देखिएगा बेटा जी क्वेश्चन ने क्या बोला है, ब्लीडिंग भी कैसे बोली है? ब्लीडिंग सर मॉडरेट बताई गई है कि पेशेंट को मॉडरेट ब्लीडिंग हो रही है, यानी माइल्ड नहीं हो रही, हल्की फुल्की ब्लीडिंग नहीं हो रही है। मॉडरेट का मतलब थोड़ी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, और ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है इसका मतलब पेशेंट किस में जा सकता है? जी हाँ, पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ बढ़ सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक की तरफ मूव कर सकता है। अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर, अगर पेशेंट को मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग होती है तो याद रखिएगा मॉडरेट टू सीवियर ब्लीडिंग का मतलब होगा कि पेशेंट किस में चला जा सकता है? हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि शॉक में चला गया है या शॉक में जाने वाला है? आप चेक करेंगे बेटा जी वाइटल साइन। जी हाँ, आप चेक करेंगे वाइटल साइंस से पता चलेगा। सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा? वाइटल साइन को असेस करना। वाइटल साइन का असेस करने के बाद क्या किया जाएगा? पहली प्रायोरिटी तो समझ में आ गई सर कि हम वाइटल साइन को असेस करेंगे। दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी? सेकंड प्रायोरिटी होगी बेटा जी ए बी सी। जी हाँ, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करना। सेकंड प्रायोरिटी होगी एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन मेंटेन करना। तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी सर? तीसरी प्रायोरिटी क्या होगी? तो तीसरी प्रायोरिटी होगी बेटा जी आईवी फ्लूइड्स। आईवी फ्लूइड्स वो सर्कुलेशन में आ गया बेसिकली। और फोर्थ होगा एनजी सक्शनिंग, एनजी ट्यूब डालना, एनजी सक्शनिंग करना, इस रूट में आगे बढ़ना है। जब भी जीआईटी से ब्लीडिंग हो सबसे पहले वाइटल साइंस चेक होनी चाहिए और उसके बाद एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन किया जाना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा बिल्कुल। कौन सा शॉक होगा ब्लीडिंग से? कौन सा शॉक होता है बताइएगा बेटा जी? कार्डियोजेनिक शॉक होता है या हाइपोवोलेमिक शॉक होता है? जवाब आएगा हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। बिल्कुल सही है, ब्लीडिंग की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। नया क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। फर्स्ट वाइटल साइन चेंज, फर्स्ट वाइटल साइन चेंज आइडेंटिफाइड इन हाइपोवोलेमिया। अगर पेशेंट है कोई जिसको हाइपोवोलेमिया हो रहा है, ब्लड की कमी हो रही है, तो बताइए सबसे पहला कौन सा वाइटल साइन का चेंज आप आइडेंटिफाई करेंगे, पता लगाएंगे? ऑप्शन ए कि सर टेकीकार्डिया हो जाएगा, ऑप्शन बी कि सर टेकीपनिया हो जाएगा, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ऑप्शन सी कि पेशेंट की
ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। और ऑप्शन डी कि सर पेशेंट की बॉडी जो होगी, स्किन जो होगी वो कूल कामी स्किन हो जाएगी, कूल कामी स्किन हो जाएगी। फटाफट बोलेगा कि कौन से वाइटल साइन चेंजेस सबसे पहले देखने को मिलेगा, जवाब आने दीजिएगा। कौन सा वाइटल साइन चेंज सबसे पहले असेस किया जाएगा या सबसे पहले आइडेंटिफाई करवाएगा कि पेशेंट हाइपोवोलेमिया में जा रहा है? हार्ट रेट बढ़ जाएगी, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, या स्किन जो होगी वो कूल कामी हो जाएगी, ठंडी स्किन हो जाएगी। चलेगा, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। सचिन जी ने सर कल के रेशनल बेटा जी सबसे लास्ट वाले दिन दिए जाएंगे, सबसे लास्ट वाले दिन, बिल्कुल सही है बेटा जी। हमेशा याद रखना, ऐसे केस में आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा? ए। ऐसे केस में राइट आंसर होगा ए। जब भी हाइपोवोलेमिया का क्वेश्चन आता है और हाइपोवोलेमिया के केस में फर्स्ट वाइटल साइन पूछ ले, सबसे पहली फाइंडिंग पूछ ले, अर्लीस्ट फाइंडिंग पूछ ले। हाइपोवोलेमिया के केस में अगर आपसे अर्लीस्ट फाइंडिंग पूछता है तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा टैकीकार्डिया, हार्ट रेट का बढ़ जाना। राइट आंसर होगा बेटा जी, टैकीकार्डिया इज द अर्लीस्ट फाइंडिंग इन द केस ऑफ हाइपोवोलेमिया। अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दूं और यहां देखिएगा, अगर मैं एक दूसरा नया क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ लूं बेटा जी? ये देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन पूछ लिया, मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग, मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग इन हाइपोवोलेमिया, मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग इन हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया के केस में सबसे सेंसिटिव फाइंडिंग क्या होगी? अब जवाब दीजिएगा, मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग इन हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया के केस में सबसे सेंसिटिव फाइंडिंग क्या होगी? ऑप्शन यही चारों के चार हैं। अब जवाब दीजिएगा, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा? सर शॉक टैकीकार्डिया ही होता है। बिल्कुल बेटा जी, बिल्कुल टैकीकार्डिया होता है। ऐसी बात नहीं है कि सारे शॉक टैकीकार्डिया होते हैं डियर। न्यूरोलॉजिकल शॉक में ब्रेडिकार्डिया भी होता है, ठीक है राजू बेटा जी, राजू जहां जी, न्यूरोलॉजिकल शॉक में ब्रेडिकार्डिया भी होता है, बाकी सारे में टैकीकार्डिया होते हैं। चलेगा, क्या बात है, सी होगा, सी होगा, बिल्कुल सही जवाब जा रहा है। बिल्कुल कूल कामी स्किन नहीं होगा बेटा जी, सी होगा, सी। हाइपोटेंशन सबसे सेंसिटिव पूछे तो आपका जवाब होगा हाइपोटेंशन, और अर्लीस्ट पूछे तो आपका जवाब होगा टैकीकार्डिया। ये कंसेप्ट याद करके चलेगा, बार बार एग्जाम में आते हैं और बच्चे इस चक्कर में घूम जाते हैं। अर्लीस्ट टैकीकार्डिया, मोस्ट सेंसिटिव होगा हाइपोटेंशन। अच्छा, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। एक नया क्वेश्चन और क्रिएट कर दिया है आपके लिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा बेटा जी। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, अब क्वेश्चन देखिएगा, अगर मैं यहां कर दूं सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई क्वेश्चन कर दूं, साटा क्वेश्चन बना दूं। क्वेश्चन क्या आपके सामने देखिएगा, यहां बता दूं वाइटल साइन चेंजेस, फर्स्ट को काट दिया मैंने, फर्स्ट को काट दिया और फर्स्ट की जगह क्या कर दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। वाइटल साइन चेंजेस आइडेंटिफाइड इन हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया में कौन कौन से वाइटल साइन चेंजेस देखने को मिलते हैं? टैकीकार्डिया होता है, टैकीपनिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, कूल कामी स्किन होता है, और ई जोड़ दीजिएगा ओलिग्यूरिया होता है। ई जोड़ दीजिएगा कि ओलिग्यूरिया, यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। अब जवाब आने दीजिएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा? फटाफट जवाब दीजिएगा कि राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी डी या डी? क्या होगा? ए होगा, सी होगा, डी होगा? क्या बात है सर, ए बी और सी होगा, 3 होगा, ऐसे बोल रहे हैं। ए सी डी ई, ए बी सी, सी का गुप्ते कह रहे हैं, क्या बात है। छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन आपको कंफ्यूज कर रहा है, छोटा सा कंसेप्ट है। कुंदनलाल जी कह रहे हैं कि ए सी डी ई होगा, बेटा जी छोटा सा कंसेप्ट है, आपको कंफ्यूज कर रहा है। छोटा कंसेप्ट क्या है लालाओ, इधर देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है वाइटल साइंस में आने वाले चेंजेस। अरे वाइटल साइन में आने वाले चेंजेस पूछ रहा है। हार्ट रेट वाइटल साइन में शामिल होती है, आपकी रेस्पिरेशन रेट वाइटल साइन में शामिल होती है, ब्लड प्रेशर वाइटल साइन में चेंजेस शामिल होती है, स्किन का कोई चेंज वाइटल साइन में शामिल नहीं होता, यूरिन आउटपुट वाइटल साइन में चेंज नहीं आता। वाइटल साइन चेंज पूछे केवल वाइटल साइन चेंजेस पूछे तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा, बी होगा एंड सी होगा। राइट आंसर इज ए बी एंड सी। ए बी एंड सी क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में केवल वाइटल साइन चेंजेस पूछे थे बेटा जी। अगर यहां ऐसे क्वेश्चन आता, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता दैट चेंजेस आइडेंटिफाइड इन हाइपोवोलेमिया, अब जवाब दीजिएगा, अगर क्वेश्चन केवल यहां लिखा हुआ आता चेंजेस आइडेंटिफाइड इन हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो फिर आपका राइट आंसर होता ए बी सी डी एंड ई, तो फिर पांचों के पांचों राइट आंसर हो जाते बेटा जी। लेकिन उसने वाइटल साइन चेंजेस पूछा था इसलिए एबीसी होगा, और अगर सारे चेंजेस पूछ लेता, वाइटल साइन ना पूछ के केवल चेंजेस पूछता तो सारी चीजें क्लियर हो जाती। अरे कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर हो गया है तो भैया आने दीजिएगा, क्या बात है, चलेगा, वेरी गुड। अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया भैया जी ये कंसेप्ट। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपका, ये इसमें देखिएगा बेटा जी, हमने क्या कहा कि पेशेंट को अपर जीआई ब्लीडिंग थी। चलिए अपर जीआई ब्लीडिंग का एक क्वेश्चन और आ गया,
चलेगा। अपर जीआई का एक क्वेश्चन और शेयर कर देता हूं आपके सामने, भावनाओं में नहीं बहना सर, भावनाओं में फेंके थे। एग्जामिनर यही तो करता है कि आपको भावनाओं में बहा देता है और आप गड़बड़ हो जाते हैं। चलेगा। टेम्परेचर का हो गया ना भैया, स्किन ठंडी हो गई थी। के स्टीवर्ड बेटा टेम्परेचर का हो गया ना, स्किन कूल हो गई थी, इसका मतलब टेम्परेचर कम हो गया था। ओके डियर, इधर देखिएगा क्वेश्चन क्या आ रहा है अगला भी आपके सामने आ रहा है। एक पेशेंट सफर कर रहा है आपका गैस्ट्रिक अल्सर से। एक पेशेंट किससे सफर कर रहा है? गैस्ट्रिक अल्सर से सफर कर रहा है। आपको पता है गैस्ट्रिक अल्सर के केस में क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लीडिंग किस फॉर्म में विजिबल होगी? आपको ब्लीडिंग किस फॉर्म में नजर आएगी? फटाफट बोलेगा। ऑप्शन ए हिमेटिमेसिस के तौर पे नजर आएगी, हिमेटिमेसिस के तौर पे नजर आएगी। ऑप्शन बी मेलेना के तौर पे नजर आएगी। ऑप्शन सी हिमेटोचेजिया नजर आएगी, हिमेटोचेजिया के तौर पे ब्लीडिंग दिखाई देगी। और ऑप्शन डी होगा आपसे ऑकल्ट स्टूल ब्लड, ओकल्ट ब्लड स्टूल, ओकल्ट ब्लड स्टूल नजर आएगा। फटाफट जवाब दीजिएगा क्या है, किस तौर पे ब्लीडिंग नजर आएगी? अल्सरेटिव किसमें? गैस्ट्रिक अल्सर के केस में किस तौर पे ब्लीडिंग नजर आएगी? चलिए पहला इसको इजी कर दूं बेटा, इजी कर दूं। पहले साटा क्वेश्चन बना देता हूं। साटा क्वेश्चन है सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। अब जवाब दीजिएगा, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई जब का है, अब जवाब दीजिएगा। साटा क्वेश्चन है गैस्ट्रिक अल्सर में ब्लीडिंग किस तौर पे जवाब आएगी? साटा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब दीजिएगा। साटा क्वेश्चन है, साटा क्वेश्चन यानी आपको एक से ज्यादा चॉइसेस टिक करना है। चलेगा। ए होगा सर, ए होगा, ए होगा सर, बी होगा, बी होगा, बी होगा। अरुण कुमार बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद रखिएगा बेटा जी, गैस्ट्रिक अल्सर के केस में हिमेटिमेसिस भी देखने को मिलता है और मेलेना भी देखने को मिलता है। हिमेटिमेसिस और मेलेना दोनों को देखने को मिलता है। लेकिन अगर यहां से मैं साटा इरेज कर दूं, अगर साटा हटा दूं, अब पूछूं बताइए किस फॉर्म में देखने को मिलता है, तो फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल राइट रखेगा। तो फिर आपका राइट आंसर होगा ओनली मेलेना। ओनली मेलेना इज द राइट आंसर। अगर साटा जवाब में आता तो आप दोनों सेलेक्ट करते, अगर साटा नहीं है तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? मेलेना होगा। जी हाँ, ए नहीं होगा, बी होगा उस केस में। क्या है क्वेश्चन देखिएगा कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। क्लियर कर दूं, सारी जीआईटी की ब्लीडिंग एक झटके में क्लियर हो जाएगी। ये रही आपकी इसोफेगस। जी सर, किसमें जाके मर्ज हुई? सर स्टमक में। स्टमक से कौन निकला? सर स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन जाके किसमें मर्ज हो गया? सर लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके दैट्स इट। यहाँ कौन सा स्फिंक्टर होता है? सर पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। यहाँ कौन सा होता है? इलियोसिकल वाल होता है, इलियोसिकल वाल पाया जाता है। और यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है। बिल्कुल सर ठीक है। अब देखिएगा बहुत इजी कंसेप्ट होता है। यहाँ कौन सा होता है? कार्डियक स्फिंक्टर होता है सर, कार्डियक स्फिंक्टर होता है यहाँ पे। अगर कार्डियक स्फिंक्टर से ऊपर ब्लीडिंग हुई यानी इसोफेगस में कोई भी ब्लीडिंग हुई तो आपको हमेशा हिमेटिमेसिस देखने को मिलेगा, खून की उल्टी होगी। अगर तकलीफ किसमें है? इसोफेगस में। चाहे जड़ की बीमारी हो, चाहे जड़ की, बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं बेटा जी क्यों होगा? चाहे जड़ की बीमारी हो, चाहे इसोफेजियल वेरिसेज हो, इसोफेगस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लड उल्टी के तौर पे बाहर आएगा। इस कार्डियक स्फिंक्टर से ऊपर होने वाली ब्लीडिंग किस तौर पे बाहर आती है? हिमेटिमेसिस के तौर पे बाहर आती है। अब आगे का कंसेप्ट देखिएगा बेटा जी, हम बात कर रहे हैं किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं कोई ब्लीडिंग हो रही है, जी हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हो रही है तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या किया जाता है? खाने को देखिएगा बेटा जी, दो ऑर्गन है आपके सामने, एक तो स्टमक और एक स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें खाने को जूस के साथ मिक्स किया जाता है। बाकी किसी ऑर्गन में मिक्सिंग नहीं होती। याद रखिएगा, ना इसोफेगस में होती है, ना ही हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में खाने की मिक्सिंग होती है। खाने की जूस के साथ मिक्सिंग स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। तो अगर यहाँ ब्लीडिंग हुई, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग हुई, ब्लड निकला, तो खाने के साथ क्या किया जाएगा? उसको मिक्सिंग की जाएगी। तो आरबीसी का रप्चर हो जाएगा, आरबीसी फूट जाएगी। कौन बाहर निकल जाएगा? हीमोग्लोबिन बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा और सारा काला काला कलर हो जाएगा। डार्क स्टूल आएगा। याद रखिएगा, डार्क टेरी स्टूल आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हीमोग्लोबिन को फोड़ दिया जाता है और जो ब्लड निकलता है वो डार्क डामर के तौर पे, अरे ऐसा लगता है कि डामर निकल रहा है। जी हाँ, डार्क टेरी स्टूल बाहर आता है। और उस डार्क टेरी स्टूल को किस नाम से जानते हैं बेटा जी? मेलेना के नाम से जानते हैं, मेलेना। डार्क टेरी डामर जैसा स्टूल निकलना क्या कहलाता है? मेलेना कहलाता है। हमेशा याद रखिएगा बेटा जी। चलेगा। ओके, हियर वी गो। अगर बात स्मॉल इंटेस्टाइन की हुई तो जवाब आएगा सर मेलेना होगा। अगर स्टमक की बात आई तो क्या होगा? सर स्टमक तो इन दोनों स्फिंक्टर के बीच में आ गया, यानी ब्लीडिंग ऊपर वाले रास्ते से भी होगी और नीचे वाले रास्ते से भी होगी। यानी अगर स्टमक में कोई भी इश्यू है, स्टमक में कोई इश्यू है तो क्या क्या होगा? तो सर हिमेटिमेसिस भी होगा। बिल्कुल सही का, हिमेटिमेसिस भी होगा। और क्या होगा? सर मेलेना भी होगा। दोनों होगा, क्योंकि ब्लड नीचे से भी जाएगा, ब्लड ऊपर से भी जाएगा, तो मेलेना भी होगा, हिमेटिमेसिस भी होगा। लेकिन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? मेलेना होगा। या तो दोनों ऑप्शन में हो, दोनों छाटने की चांस है, जो ना हो तो आपको मेलेना को सेलेक्ट करना है, प्रायोरिटी मेलेना को देनी है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? देखिएगा, ये लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल आ गया और यहाँ खाने को जूस के साथ मिक्स नहीं किया जाता, तो जो ब्लड होगा वो केवल इसकी सरफेस पे चिपक जाता है। यानी लार्ज इंटेस्टाइन में क्या सीन देखने को मिलता है? लार्ज इंटेस्टाइन में ब्लड टिंज्ड फ्रेश ब्लड, बिल्कुल फ्रेश ब्लड आता है। याद रखिएगा, फ्रेश ब्लड टिंज्ड ऑन स्पूटम,
ऑन स्टूल, सॉरी, स्टूल के ऊपर फ्रेश ब्लड चिपका रहता है और उसे किस नाम से जानते हैं? हिमेटोचेजिया, हिमेटोचेजिया के नाम से जानते हैं। अगर कोई पूछे हेमोरॉइड में कौन सी कैसी ब्लीडिंग होगी? हिमेटोचेजिया। बताइए अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी ब्लीडिंग होगी? हिमेटोचेजिया। बताइए डियोडिनल अल्सर में क्या होगी? मेलेना। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगी? हिमेटिमेसिस एंड मेलेना। इसोफेजियल अल्सर में क्या होगी? हिमेटिमेसिस। बस आपको ऑर्गन याद रखना है। इसोफेगस का मतलब हिमेटिमेसिस, स्टमक का मतलब हिमेटिमेसिस एंड मेलेना, लेकिन ज्यादा मेलेना। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब मेलेना और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हिमेटोचेजिया। ओके डियर, हियर वी गो। बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा आपका कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसलिए इसको डाला गया था ताकि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपके। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी है, न्यूट्रिशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का, बेटा जी जवाब दीजिएगा। शिखा गुप्ता जी कह रहे हैं आ गया समझ में, थैंक यू डियर, थैंक यू। बस यही काम है हमारा कि जैन कैन कर पाए प्रकार किसी तरह आपके पास सेट हो जाए। ओके सर, पूरे कंसेप्ट का ही ऑपरेशन कर दिया। जी हाँ बेटा जी, जवाब दीजिएगा। एक पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, एक क्लाइंट है जिसका अभी भी ऑपरेशन हुआ है, द पेशेंट इज पोस्ट ऑपरेटिव। पोस्ट बहुत बार याद रखिएगा, आजकल सर्जरी के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार एग्जाम में एंजाइटी ज्यादा होती है तो पोस्ट का प्री पढ़ लेते हैं, प्री का पोस्ट पढ़ लेते हैं। तो मेरी आपको सलाह है, जब भी ऑपरेटिव का क्वेश्चन है आप इसे पढ़ेंगे ए पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, फिर वापस जाके देखिएगा पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट, इस ढंग से पढ़िएगा। एक बार जाने के बाद रिपीट कीजिएगा उस चीज को। पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, हैज बीन प्लेस्ड ऑन ए क्लियर लिक्विड डाइट, बिल्कुल सही का। पेशेंट को कैसी डाइट पे रखा गया है? क्लियर लिक्विड डाइट पे रखा गया है। इसका मतलब कौन सा स्टेप है बताइए, स्टेप 2 या स्टेप 1? स्टेप फर्स्ट पे रखा गया है बेटा जी। विच आइटम इन द इज द क्लाइंट अलाउड टू कंज्यूम? क्लाइंट कौन सा आइटम कंज्यूम कर सकता है? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यानी सिंपल सी बात है कि क्लियर लिक्विड डाइट कौन कौन सी होगी? चाय होगी, ब्रोथ होगी, जिलेटिन होगी, पुडिंग होगी, वेजिटेबल जूस होगी या प्योर्ड वेजिटेबल्स होगी? फटाफट जवाइएगा, जवाब दीजिएगा। सिमन बिश्नोई कह रहे हैं कि सी होगी, ई होगी। वेजिटेबल जूस, जूस को भी क्लियर जूस बोला जा रहा है। ए होगा, सी होगा। सरिता कुमारी गुरुआ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिएगा बेटा, द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। द राइट आंसर इज ए, बी एंड सी। ए, बी और सी राइट आंसर होगा बेटा जी। चलेगा, इसमें हमेशा याद रखना ये टी बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है बेटा जी। यूजुअली ये क्या है, अगर आपका क्वेश्चन देखिएगा, ये कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं, अगर ये क्वेश्चन आपके नॉर सेट में आता है, अगर ये क्वेश्चन आपके नॉर सेट में आता है तो आपका आंसर क्या होगा? तो सर हमारा आंसर होगा 2 एंड 3। लेकिन अगर आप में से कोई एनक्लेक्स वगैरह का एग्जाम देता है, याद रखेगा, तो फिर आपका जवाब क्या होगा? 1, 2 एंड 3। इतना डिफरेंस है कि नॉर सेट में क्वेश्चन आए तो जवाब होगा 2 एंड 3, और अगर आप एनक्लेक्स का एग्जाम देते हैं तो आपका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। क्यों होगा? इसके पीछे कंफ्यूजन भी क्लियर कर दूं बेटा जी। जो फॉरेनर्स चाय बनाते हैं, फॉरेनर्स लोग जो चाय बनाते हैं उसमें केवल पानी के साथ चाय पत्ती होती है, जबकि हम जो चाय बनाते हैं उसमें चाय में क्या मिलाते हैं बेटा जी? दूध भी मिलाया जाता है। जी हाँ, चाय के साथ दूध मिलाया जाता है। हम दूध बना के चाय बनाते हैं बेटा जी, याद रखिएगा। इसे क्लियर लिक्विड डाइट नहीं माना जाता। मिल्क इज नॉट कंसिडर्ड एज क्लियर लिक्विड डाइट। मिक्स को, दूध को क्लियर लिक्विड डाइट में नहीं माना गया। चलेगा सर, कल वाले क्वेश्चन में हाई प्रोटीन लो फैट इस तरह का सर इनमें क्वेश्चन होता है बेटा जी। एक भी क्वेश्चन नहीं होगा, आप करते तो जाएं, सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। ओके डियर, देखिएगा ब्रोथ का मतलब क्या होता है? बच्चे पूछ रहे हैं बेटा जी ब्रोथ का मतलब क्या होता है। देखिएगा बेटा जी, ब्रोथ का मतलब कोई ऐसा आइटम होगा, उसको आप बॉईल कीजिए। अरे बॉईल कीजिए, बॉईल करने के बाद उसको हटा दीजिएगा, तो उस बॉईल करने से उसके अंदर का जो भी मटेरियल होगा, जो भी न्यूट्रिशियस चीजें होगी, वो पिघल के वो उस फ्लूइड में आ जाएगी। उससे ब्रोथ कहा जाता है बेटा जी, दैट इज नोन एज ब्रोथ। उसे ब्रोथ कहा जाता है। एक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया में दूध मिलाया जाता है और दूध को क्लियर लिक्विड डाइट नहीं माना जाता। इसलिए नॉर सेट में क्वेश्चन आए तो आपका राइट आंसर होगा 2 एंड 3। दैट्स इट। पुडिंग नहीं होगा, आप सभी जानते हैं, आइसक्रीम वगैरह बहुत सारी चीजें शामिल हो गई है। वेजिटेबल जूस में क्या आ जाता है बेटा जी? वेजिटेबल जूस में वेजिटेबल के पार्टिकल्स आ जाते हैं। वेजिटेबल जूस में वेजिटेबल के पार्टिकल्स आ जाते हैं। इसका मतलब अब ये क्लियर लिक्विड नहीं है, और यहाँ तो छिली हुई वेजिटेबल्स तो होगी नहीं। सो राइट आंसर क्या होगा बेटा जी? यहाँ नॉर सेट के हिसाब से 2 एंड 3 होगा, और एनक्लेस के हिसाब से 1, 2 एंड 3 होगा। चलेगा बेटा जी, वेरी गुड बेटा जी, बिल्कुल समझा दिया जाएगा। रीसा पटेल क्वेश्चन तो आने दीजिएगा, बिल्कुल समझा दिया जाएगा, बिल्कुल। ओके डियर, सूप नहीं होता बेटा जी, याद रखेगा। सूप में तो फिर भी बहुत सारे आइटम्स मिला दिया जाता है। क्लियर है? ओके डियर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड कर लिया? क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट के डाइट का क्वेश्चन है, तो पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट की डाइट को एक्सप्लेन कर दूं। जब भी कोई सर्जरी होती है, याद रखेगा, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट है, एग्जामिनर आपको क्वेश्चन में नहीं देगा तो भी आपको एज्यूम करना है, मान के चलना है। क्या मान के चलना है? कि पेशेंट एनपीओ स्टेटस पे है। पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट का मतलब होगा कि पेशेंट को एनपीओ स्टेटस दिया गया है, ये आपको मानना ही मानना पड़ेगा। हमेशा याद रखेगा, एनपीओ का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है नील,
पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब होता है पर, और ओ का मतलब क्या होगा? फटाफट आने दीजिएगा, एनपीओ की फुल फॉर्म आने दीजिएगा। दुर्गेश व्यास जी, सभी के जवाब मिल जाएंगे बेटा जी, चिंता ना करें। चलेगा, जवाब आने दीजिएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनपीओ? एनपीओ नथिंग बाई ओस लिखा हुआ गया है। चलेगा, वेरी गुड। नील पर ओस, बिल्कुल सही है। ओरल नहीं होगा, अरुण जी लिख रहे हैं ओरल, बिल्कुल सही है बच्चे, बहुत सही है, क्या बात है भैया, छा गए। ओरल नहीं होगा, नेवर ओरल। ओ का मतलब होगा बेटा जी ओस, ओस, और ओस का मतलब होता है ओपनिंग, ओस का मतलब होता है ओपनिंग, ओपनिंग। अगर ये पेशेंट है, अगर ये कोई बंदा है, ये कोई पेशेंट है आपके सामने, याद रखेगा, तो बेटा जी देखिएगा आप इसे, अगर आपके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सर एनपीओ का मतलब है सर नील पर ओरल। अगर ओरल माना जाए तो आप मुंह से कुछ नहीं देंगे, चलिए नहीं है, मैंने डायरेक्ट गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से दे दिया। अगर मैं गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से दे दूं, गैस्ट्रोस्टोमी ट्यूब से पेशेंट को खाना स्टमक में डाल दूं सीधा, और या फिर क्या किया जाए, अरे पेशेंट को न्यूट्रिशियस एनीमा लगा दिया जाए। जी हाँ, पेशेंट को न्यूट्रिशियस एनीमा लगा दिया जाए। अगर पेशेंट को न्यूट्रिशियस एनीमा लगा दूं तो बताइए एनपीओ स्टेटस रहा या ब्रेक हो गया? ब्रेक हो गया बेटा जी। एनपीओ में ओ का मतलब ओरल नहीं होता, ओ का मतलब होता है ओस, ओस का मतलब होता है ओपनिंग। जीआईटी की किसी भी ओपनिंग से नहीं देना, पहली ओपनिंग तो बोले तो माउथ नहीं देना, और ओपनिंग बोले तो एनएस, एनएस से भी नहीं देना, और जीआईटी की किसी भी ओपनिंग से कुछ नहीं देना। क्या कहलाता है? एनपीओ कहलाता है। तो ओरल वर्ड हटा दीजिएगा और ओरल वर्ड की जगह ओस वर्ड याद रखेगा बेटा जी। चलेगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा कि जब भी कोई पेशेंट सर्जरी में आया है, जी हाँ, पोस्ट सर्जिकल क्लाइंट है, आपने कह दिया कि एनपीओ स्टेटस था, अब सीक्वेंस क्या होगा बेटा जी? डाइट स्टार्ट करने का सीक्वेंस क्या होगा? तो योर आंसर विल बी, सबसे पहले लिक्विड स्टार्ट किया जाएगा, बिल्कुल सही बात बोली। सबसे पहले क्या स्टार्ट किया जाएगा बेटा जी? सबसे पहले लिक्विड स्टार्ट किया जाएगा। लिक्विड के बाद क्या स्टार्ट किया जाएगा सर? सेमी सॉलिड दिया जाएगा, और लास्ट में क्या दिया जाएगा? सॉलिड दिया जाएगा, घर का बना हुआ खाना दिया जाएगा। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है बेटा जी। नीरज चोपड़ा जी ने, रविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि इट्स ए गुड न्यूज, और क्या बात है भैया, जॉन सीना सल्यूट बनता है नीरज चोपड़ा के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, 4050 पाउंड नीरज चोपड़ा, और उन्होंने जेवलियन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया है इंडिया के लिए। सल्यूट है, बारंबार सल्यूट है ऐसे जवान शख्स को, ऐसे नौजवान को, ऐसे नौनिहाल को, जो तिरंगे का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है बेटा जी। और सीख लेनी चाहिए आपको कि नीरज चोपड़ा वो शख्स है जो पिछले 1 साल से अपने फोन से दूर था। फोन से दूर होने का मतलब है कि उसने मटर गश्ती नहीं की, उसने मूवीज नहीं देखी, उसने घुमाई नहीं की, दोस्तों के साथ फालतू की गप्पे नहीं मारी, वो इधर उधर घूमने नहीं गया। उसका जो अल्टीमेट एम थे उस पे नीरज चोपड़ा जी टिके रहे भैया जी। आपको बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है चोपड़ा जी से कि किस तरह अपने लक्ष्य को साधा जाता है। अगर ठान लिया तो पूरा करना है, याद रखेगा। ह्यूमन जीन ये कहते हैं कि या तो आप डिसाइड मत कीजिए, लेकिन अगर आपने डिसाइड कर लिया उसके बाद उस चीज का फरकच्चा उड़ा दीजिएगा, उसका पोस्टमार्टम कर डालिएगा, उसे अपनी मुट्ठी में कर डालिएगा। अरे एक कदम पीछे रखना इंसान की फितरत नहीं है। एक बार डिसाइड करो और फिर गिर जाओ कि नहीं मुझसे नहीं होगा, ये हमारे जीन नहीं है, हमारे बाप दादाओं ने हमें ये जीन नहीं दिए हैं। बेटा जी छाती ठोक के कहिएगा नॉरसेट हमारा है, नॉरसेट का पोस्टमार्टम होके रहेगा, नॉरसेट की नर्सिंग ऑफिसर की सील यहाँ स्टैंप आपके यहाँ लगा होगा। चलेगा बेटा जी, शुरुआत करते हैं, इधर देखिएगा। अगर सीक्वेंस की बात की जाए तो लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड होगा। अब कंसेप्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि सबसे पहले लिक्विड करने से पहले कुछ असेसमेंट भी किए जाते हैं। जी हाँ, डाइट देने से पहले कुछ असेसमेंट भी किए जाते हैं। अगर बात किया जाए कि सर सर्जरी के बाद खाना स्टार्ट कर रहे हैं, लिक्विड से भी पहले क्या असेसमेंट किया जाएगा बेटा जी? गैग रिफ्लेक्स को असेस किया जाएगा, गैग रिफ्लेक्स को असेस किया जाएगा, और बावल साउंड को असेस किया जाएगा। जी हाँ, गैग रिफ्लेक्स एंड बाउल साउंड को कब असेस किया जाता है? लिक्विड डाइट देने से पहले ही असेस किया जाता है। फिर लिक्विड के बाद किसकी तरफ आ जाते हैं? जब लिक्विड सक्सेसफुल ले रहा है तो आप सेमी सॉलिड पे आएंगे, और सेमी सॉलिड डाइट देने से पहले क्या किया जाएगा? च्यूइंग एबिलिटी को चेक किया जाता है, च्यूइंग एबिलिटी को चेक किया जाता है बेटा जी। यस, च्यूइंग एबिलिटी को चेक किया जाता है। स्टेप फर्स्ट होती है लिक्विड, स्टेप सेकंड होती है सेमी सॉलिड, स्टेप थर्ड होती है सॉलिड। तो स्टेज फर्स्ट में लिक्विड डाइट चालू करने से पहले असेसमेंट होगा गैग रिफ्लेक्स एंड बाउल साउंड का, और लिक्विड अगर सक्सेसफुल झेल लिया पेशेंट ने, सेमी सॉलिड देने से पहले क्या होगा? जवाब आएगा च्यूइंग एबिलिटी चेक की जाती है। क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्वेश्चन देखिएगा कौन से स्टेप का पूछ रहा है। लिक्विड चल रहा है तो क्या करोगे? पेशेंट एनपीओ है तो क्या करोगे? इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और देखिएगा बेटा जी, अगर पेशेंट लैरिंजेक्टोमी का है, अगर पेशेंट लैरिंजेक्टोमी का है, अगर पेशेंट के लैरिंग्स को रिमूव कर दिया गया है, तो याद रखना उसके अंदर पहला सीक्वेंस सीधा सेमी सॉलिड होगा।
सेमी सॉफ्ट होगा बेटा जी, उसमें लिक्विड नहीं दिया जाता, नहीं, लैरिंजेक्टोमी के बाद कभी भी लिक्विड नहीं दिया जाता, सीधा सबसे पहले स्टेप में क्या देते हैं, सेमी सॉफ्ट देते हैं। लैरिंजेक्टोमी के बाद पहला स्टेप क्या होता है बेटा जी, बिल्कुल लैरिंजेक्टोमी के बाद पहला स्टेप सेमी सॉफ्ट होता है, लिक्विड नहीं होता। बाकी सर्जरीज में यही सीक्वेंस फॉलो होगा, लैरिंजेक्टोमी में ये सीक्वेंस फॉलो नहीं होता, सबसे पहले सेमी सॉलिड दिया जाता है। चलेगा बेटा जी, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारी चीजें क्लियर करा के चला गया। अगला क्वेश्चन क्या क्या था देखिएगा, वेरी गुड भैया, वेरी गुड। ओके डियर, सेम क्वेश्चन आ गया, रिपीट यहां देखिएगा। द क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर ए सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, बहुत गौर से देखिएगा, सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। शेड्यूल का मतलब होता है कि सर्जरी हुई नहीं है, एक कंसेप्ट याद रखना। जब भी किसी क्वेश्चन में शेड्यूल्ड वर्ड आ जाए, इसका मतलब अभी प्लानिंग चल रही है, प्लानिंग हो गई है कि इसकी सर्जरी करनी है, सर्जरी हुई नहीं है। अगर क्वेश्चन में हेड वर्ड आता है, एक क्लाइंट हेड सब टोटल सर्जरी, इसका मतलब सर्जरी हो चुकी है, हेड का मतलब हो चुका है बेटा जी। अदरवाइज शेड्यूल्ड का मतलब है कि सर्जरी होगी। क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी, और उस सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी भी दो टाइप की होती है, उसमें भी कौन सी सर्जरी की जा रही है, अरे बिलरोथ सेकंड सर्जरी की जा रही है, बिलरोथ सेकंड सर्जरी की जा रही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा, द नर्स एक्सप्लेन द प्रोसीजर, नर्स पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करती है, एंड टेल्स द क्लाइंट को बताती है दैट प्रोसीजर विल इंटेल विच सर्जिकल टास्क। एंटेल का मतलब होता है इंक्लूड करना, इंक्लूड। बताइए इस सर्जरी में कौन कौन से सर्जिकल टास्क इंक्लूड होंगे, कौन कौन सी सर्जरीज की जाएगी। ऑप्शन देखिएगा बेटा जी, आपके सामने आ गए हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा कि क्या किया जाता है बिलरोथ सेकंड सर्जरी में। क्या बात है शिखा गुप्ता जी, शाबाश भैया जी, शाबाश। सेमी सॉफ्ट, अच्छा है, किसके लिए क्यों पूछ रहे हैं बाकी बिहारी जी, बेटा जी लैरिंजेक्टोमी करने के बाद लैरिंग्स को काट दिया, एपिग्लोटिस वगैरह को काट दिया, तो एस्पायरेशन हो जाता है लिक्विड से, इसलिए इस लिक्विड को हटा दिया जाता है। ओके का, क्या बात है, चलिएगा, वेरी गुड। गैस्ट्रे जेजुनेक्टोमी या जेजुनेक्टोमी, जेजुनोस्टोमी, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी, क्या बात है, सी होगा, सी होगा, सी होगा। ऑप्शन रीड आउट कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। अरे वाह भैया, छागे, क्या बात, कोई भी गलत नहीं दे रहा। ये होती है भैया जी तैयारी, ये होती है तैयारी। सभी के राइट आंसर आ रहे हैं, और सभी का आंसर क्या आ रहा है, सी आ रहा है, बिल्कुल सही कहा, सभी का आंसर सी आ रहा है भैया जी। द राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी। क्या होता है बेटा जी देखिएगा, एक बार क्लियर कर देता हूं। जब भी किसी चीज के लास्ट में 3 सर्जरीज होती है बेटा जी, यहाँ कौन सी सर्जरी की जा रही है, एक्टोमी सर्जरी की जा रही है। जी हाँ, एक्टोमी की जा रही है, एक्टोमी, एक्टोमी यानी सर्जरी करके रिमूव करना। एक्टोमी का मतलब होता है डियर सर्जरी करके रिमूव कर देना, सर्जिकल रिमूवल, इसके लिए सफिक्स लगता है एक्टोमी, और स्टमक को रिमूव किया जा रहा है, इसलिए सर्जरी का नाम क्या हो गया, गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी यानी स्टमक को रिमूव कर देना। गैस्ट्रेक्टोमी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है बेटा जी, एक होती है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी और एक होती है पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी। एक होती है कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी और एक होती है इनकम्प्लीट गैस्ट्रेक्टोमी। दोनों सेम होती है, टोटल और कंप्लीट या इनकम्प्लीट। अगर ये इसोफेगस है, ये स्टमक है, ये डियोडिनम है, अगर आपने पूरे के पूरे स्टमक को काट के फेंक दिया तो ये सर्जरी क्या कहलाएगी, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहलाएगी। पार्शियल में क्या क्या होती है देखिएगा, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। पार्शियल या इनकम्प्लीट गैस्ट्रेक्टोमी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। डायग्राम को देखिएगा, ये इसोफेगस है, इस डायग्राम में ये इसोफेगस है, ये हमारा स्टमक है और ये हमारा स्टमक है। इसके नीचे यहाँ कौन है सर, डियोडिनम है, बिल्कुल सही का, और डियोडिनम के नीचे कौन है, ये जेजुनम है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी क्या होगा सर, यहाँ पे भी ये डियोडिनम होगा, बिल्कुल सही है, ये डियोडिनम है, और डियोडिनम के बाद कौन आएगा, डियोडिनम के बाद यहाँ पे भी जेजुनम आएगी। ये नॉर्मल डायग्राम है दोनों, देखिएगा बेटा जी, 2 कौन सी होती है सर, हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है आफ्टर सर्जरी, बिल्कुल बताऊंगा बेटा जी, बिल्कुल बताऊंगा, चिंता ना करें, वो क्वेश्चन भी आएगा। इधर देखिएगा अब क्या होता है, आप ऐसा कीजिएगा कि पहली सर्जरी में पेशेंट के लोअर स्टमक को, पाइलोरस को, स्टमक का लोअर पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है, पाइलोरस को काट दिया। इस सर्जरी में भी किसको काटा सर, पाइलोरस को काट दिया। दोनों ही सर्जरी में पाइलोरस पोइलोरस को रिमूव किया है। केवल किसको रिमूव करते हैं, ओनली लोअर स्टमक। जी हाँ, केवल लोअर स्टमक को रिमूव किया जाता है, और लोअर स्टमक का पार्ट क्या कहलाता है, पाइलोरस कहलाता है। केवल स्टमक के पाइलोरस को रिमूव कर दिया बेटा जी। पाइलोरस को रिमूव करने के बाद क्या किया जाएगा, इसको जोड़ा जाएगा। चलिए इसको जोड़ भी देते हैं, पाइलोरस को रिमूव करने के बाद इनको जोड़ भी देते हैं। चलिएगा सर, जोड़ते हैं। स्टमक का टुकड़ा हटा दिया, अब हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये लीजिए, हमने जोड़ा, किसको जोड़ा, डियोडिनम को उठाया और इसके साथ जोड़ दिया, बिल्कुल जोड़ दिया सर। दूसरी सर्जरी में क्या होगा देखिएगा, दूसरी सर्जरी में डियोडिनम को नहीं जोड़ा बेटा जी, दूसरी सर्जरी में हमने ले जाके जेजुनम को जोड़ दिया। जी हाँ, किसको जोड़ा डियर, हमने जेजुनम को जोड़ दिया। पहली सर्जरी में डियोडिनम को जोड़ दिया स्टमक के साथ, दूसरी सर्जरी में जेजुनम को जोड़ दिया। स्टमक को जोड़ दिया तो सर्जरी क्या कहलाएगी देखिएगा, अगर आपने स्टमक के साथ डियोडिनम को जोड़ दिया तो सर्जरी क्या कहलाएगी, स्टमक के साथ जोड़ा है तो गैस्ट्रो, डियोडिनम के साथ जोड़ा है तो डियोडिनोस्टोमी, डियोडिनोस्टोमी, गैस्ट्रो डियोडिनोस्टोमी। और ये क्या सर्जरी कहलाएगी बेटा जी, गैस्ट्रो जेजुनोस्टोमी।
गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी कहलाएगी। इसे कहते हैं बेटा जी विल्रोथ फर्स्ट, इसे कहा जाता है विल्रोथ फर्स्ट और इसे कहा जाता है विल्रोथ सेकंड। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखेगा कि विल्रोथ फर्स्ट क्या होती है और विल्रोथ सेकंड क्या होती है डियर। ओके डियर, हमेशा याद रखेगा। इसमें क्या किया जाएगा, स्टमक को काटा जाएगा और उसके साथ थोड़ा सा डियोडिनम का पहला पार्ट भी काट देते हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल कंसेप्ट है, उसे भूल भी जाए तो कोई तकलीफ नहीं है। स्टमक के लोअर पार्ट को हटाया, स्टमक के लोअर पार्ट को हटाया, डियोडिनम के साथ जोड़ा और जेजुनम के साथ जोड़ा। अब देखिएगा दूसरी सर्जरी क्या कहलाती है, विल्रोथ सेकंड कहलाती है। और इसी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है बेटा जी, जिसे किस नाम से जाना जाता है, जिसे डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसे डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, डंपिंग सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। क्या होता है डंपिंग सिंड्रोम, पहले खाना यूं करके स्टमक में आता था, फिर यहाँ पड़ा रहता था 2 से 3 घंटे तक। अब आपने पाइलोरिक स्फिंक्टर तो काट दिया तो खाना सीधा जेजुनम में घुस जाएगा, आएगा और सीधा जेजुनम में घुस जाएगा। जो खाना 4 घंटे में जेजुनम में पहुंचता था या 6 घंटे में जेजुनम में पहुंचता था, वो खाना आधे घंटे में 15 मिनट में पहुंच जाएगा और 15 से 20 मिनट में ही जेजुनम में चला जाता है। इस सिंड्रोम को कहते हैं डंपिंग सिंड्रोम। ऐसा लगता है खाने को किसी ने क्या कर दिया बेटा जी, डंप कर दिया है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि खाना सटाक से चला जाएगा, सब कुछ बिल्कुल। स्टमक में खाना 2 से 3 घंटे पड़ा रहता है पाइलोरिक स्फिंक्टर की वजह से। अगर पाइलोरिक स्फिंक्टर नहीं होगा तो खाना सू सट करेगा और जेजुनम में चला जाएगा। कंडीशन विल बी नोन एज डंपिंग सिंड्रोम। बिल्कुल सही कहा। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड। आगे देखते हैं डियर, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, अगले कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि आपने विल्रोथ सेकंड सर्जरी का पूछा था कि विल्रोथ सेकंड को किस नाम से जानते हैं, तो सभी को पता है विल्रोथ सेकंड को बोला जाता है सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी तो हुई है, इसकी भी कौन सी पार्ट होती है, तो जवाब आएगा सर गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी बोला जाता है। तो देखिएगा पहले में क्या किया जा रहा है, पहले में कह रहा है कि प्रोक्सिमल एंड ऑफ डिस्टल स्टोमेज इज एनास्टोमोसिस टू डियोडिनम, डियोडिनम के साथ एनास्टोमोसिस किया है, गलत। ये तो विल्रोथ फर्स्ट हो गया बेटा जी। इसमें कह रहा है कि एंटायर स्टमक इज रिमूव्ड, पूरा स्टमक रिमूव कर दिया। वो सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी नहीं होती, वो टोटल गैस्ट्रेक्टोमी होती है, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। तीसरा, लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड, बिल्कुल सही बात है, स्टमक का निचला हिस्सा हटाया और रिमाइंडर जो बचा हुआ पार्ट है उसको किसके साथ एनास्टोमोसिस कर दिया, जेजुनम के साथ कर दिया। बिल्कुल याद रखेगा, 102% सही बात है। ओके डियर, देखिएगा नेक्स्ट, एंट्रम ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड, नहीं भैया, एंट्रम ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज एनास्टोमोसिस टू डियोडिनम, डियोडिनम के साथ एनास्टोमोसिस नहीं किया जाता है। किसके साथ एनास्टोमोसिस किया जाता है, तो जवाब आएगा हमेशा जेजुनम के साथ एनास्टोमोसिस किया जाएगा। ओके डियर, अगला क्वेश्चन आने वाला है इसी से रिलेटेड, डंपिंग सिंड्रोम से रिलेटेड। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा बेटा जी, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, सारा डंपिंग सिंड्रोम क्लियर हो जाएगा। चलेगा, वेरी गुड, शाबाश, चलेगा, वेरी गुड। क्या कह रहा है देखिएगा, ए क्लाइंट हु अंडरगोज ए गैस्ट्रिक रिसेक्शन, रिसेक्शन का मतलब होता है बेटा जी सर्जरी, काट के फेंक देना। एक क्लाइंट हु अंडरगोज, जो जिसकी हुई है, अंडरगो यानी जिसकी सर्जरी हुई है, क्या सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक रिसेक्शन, स्टमक को काट के फेंक दिया गया है, इज एट रिस्क, वो किस पे रिस्क है, फॉर डेवलपिंग डंपिंग सिंड्रोम, उसमें क्या पैदा होने की संभावना है, डंपिंग सिंड्रोम पैदा होने की संभावना है। Which manifestation should the nurse monitor in the client for, यानी सिंपल पूछ रहा है कि डंपिंग सिंड्रोम के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं, डंपिंग सिंड्रोम के क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। चलेगा, वेरी गुड, जवाब दीजिएगा। ऑप्शन ए सर डिजीनेस होगा, ऑप्शन बी ब्रेडिकार्डिया होगा, ऑप्शन सी कॉन्स्टिपेशन होगा और ऑप्शन डी एक्सट्रीम थर्स्ट होगा। जबरदस्त प्यास लगेगी। चलेगा, क्या बात है, प्रियंका जी ने लो कार्बोहाइड्रेट डाइट देते हैं। चलेगा, शाबाश, बिल्कुल सही कहा, गोल गोल लड्डू नहीं खिलाएंगे। ए होगा सर, अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि बी होगा सर, ए होगा। शैलेंद्र सारंग कह रहे हैं कि सर सी होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा। ए होगा, सी होगा, ए होगा, डी होगा, ए होगा, ए होगा, ए होगा, फलाना ढीकड़ा पूछ रहा। ओके डियर, चलेगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही कमेंट आ रहे हैं। अरे आने दीजिएगा, शाबाश। B2D YT कह रहे हैं बी होगा। ओके, हियर वी गो बेटा जी, द राइट आंसर इज डिजीनेस, द राइट आंसर इज डिजीनेस। ए इज राइट आंसर। ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टैकीकार्डिया होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, डायरिया होता है। जी हाँ, डायरिया होता है बेटा जी, प्यास लगती है, एक्सट्रीम थर्स्ट वाली संभावना नहीं होती, प्यास तो जरूर लगती है। तो राइट आंसर प्लस साटा क्वेश्चन नहीं है। अगर ये साटा क्वेश्चन होता, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई होता, तो आपका जवाब होता डिजीनेस एंड थर्स्ट दोनों सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन साटा क्वेश्चन है नहीं, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, केवल डिजीनेस होगा। टैकीकार्डिया होता है और डायरिया होता है। कैसे होता है, हल्का सा कंसेप्ट को समझिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा बेटा जी, दिल थाम के बैठिएगा। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डंपिंग सिंड्रोम का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। देखिएगा क्या सर्जरी की बेटा जी, सर्जरी ये हुई सर, ये हमारा इसोफेगस था, बिल्कुल सही कहा। और इसोफेगस आगे किसमें खुल रहा था, स्टमक में खुल रहा था। स्टमक के इस हिस्से को काट दिया गया है। चलिएगा सर, हमने भी काट दिया, स्टमक के निचले हिस्से को काट दिया और निचले हिस्से को काटने के बाद हमने निचला हिस्सा काट दिया है और काटने के बाद स्टमक को किसके साथ जोड़ दिया गया है, डियोडिनम के साथ नहीं जोड़ा है, हमने इसे सीधा जोड़ा है बेटा जी जेजुनम के साथ। जी हाँ, हमने इसे जेजुनम के साथ एनास्टोमोसिस कर दिया है।
खाने का सबसे ज्यादा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? जवाब आएगा जेजुनम में। मैक्सिमम डाइजेशन ऑफ फूड एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अकर्स इन विच पार्ट ऑफ जीआईटी? तो आपका सीधा सा जवाब होगा जेजुनम में। सबसे ज्यादा डाइजेशन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है बेटा जी। अब क्या होगा बेटा जी? डंपिंग सिंड्रोम क्यों होगा देखिएगा। नॉर्मल केस भी समझ लीजिएगा एक बार ताकि डंपिंग सिंड्रोम क्लियर हो जाए। ये हमारा इसोफेगस है, बिल्कुल है सर। ये हमारा स्टमक है, जी हाँ। ये हमारा डियोडिनम है, ये हमारा जेजुनम है। ये नॉर्मल डायग्राम है। अब इधर देखिएगा खाना कहाँ आएगा? तो जवाब मिला सर, खाना स्टमक में आएगा। खाना किस फॉर्म में आता है? अरे गोल गोल लड्डू के तौर पे आता है। और उस लड्डू को क्या बोला जाता है? उस लड्डू को बोलस बोला जाता है। बोलस। सर जी डियोडिनम कहाँ जाता है? कहीं नहीं जाता। डियोडिनम को साइड में लटकाते हैं बेटा जी, दैट्स इट, कहीं नहीं जाता। देखिएगा गोल लड्डू आते हैं स्टमक में, यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते यूं, उसे बोलस कहा जाता है। और बोलस में आने के साथ किसके साथ मिलेंगे? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलेंगे, HCl के साथ मिलेंगे, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलेंगे। अब एक चीज बहुत अच्छे से समझिएगा बेटा जी, बाहर से जो खाना हम खाते हैं वो हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक होता है। हाइपरटोनिक यानी उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है? ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में? ब्लड के कंपैरिजन में। हमारी बॉडी के कंपैरिजन में हमारे खाने की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। हम जो फूड खा रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में बेटा जी? ब्लड के कंपैरिजन में। ये कंसेप्ट याद रखेगा। अब आगे देखिएगा, ब्लड के कंपैरिजन में खाने की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। अब खाना स्टमक में आएगा तो यहाँ मुंह में कौन मिलेगी? सर मुंह में मिलेगी सलाइवा। बिल्कुल सही कहा। सलाइवा में कितना पानी होता है? 99.5% पानी होता है। उस पानी से अभी हाइपरटोनिक नहीं रहेगा, इसकी कंसंट्रेशन कुछ कम हो जाएगी, कुछ कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। फिर खाना कहाँ आ गया? स्टमक में। कौन मिल गया? गैस्ट्रिक जूस। तो कंसंट्रेशन और कम हो जाएगी, याद रखेगा। फिर खाना कहाँ जाएगा? सर डियोडिनम में जाएगा। खाना डियोडिनम में किस फॉर्म में जाता है? काइम के फॉर्म में जाता है। तो यहाँ कौन मिलेगा? सर यहाँ बाइल मिलेगा, पैंक्रियाटिक जूस मिलेगा, सक्कस एंटेरिकस मिलेगा। 3 जूस मिलेंगे बेटा जी। स्मॉल इंटेस्टाइन का जूस सक्कस एंटेरिकस, पैंक्रियाज का पैंक्रियाटिक जूस और लीवर गॉल ब्लैडर से बाइल। ये तीनों जूस जब उस खाने में मिलेंगे तो उसे हाइपोटोनिक कर देंगे। हाइपरटोनिक नहीं, कैसा खाना कर देंगे बेटा जी? हाइपोटोनिक कर देंगे, जिसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अरे हमने खाया तो हाइपरटोनिक था, लेकिन डियोडिनम जेजुनम में पहुंचते पहुंचते खाना कैसा हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा बेटा जी। हाइपोटोनिक, जी हाँ, हाइपोटोनिक हो जाएगा। बिल्कुल सर, हाइपोटोनिक हो गया। आप देखिएगा क्या होगा, इसे थोड़ा सा जूम करके बता दूं। सपोज ये हमारी जेजुनम है, इमेजिन कीजिएगा ये हमारी जेजुनम है बेटा जी। जी हाँ सर, ये जेजुनम की दीवार है। और जेजुनम की दीवार में कौन मौजूद है? जेजुनम की दीवार में ब्लड वेसल मौजूद है। यस, दिस इज ब्लड वेसल। यहाँ ब्लड है बेटा जी, दीवार में ब्लड वेसल है, उसमें ब्लड मौजूद है। और यहाँ खाना आया, खाना कैसा हो गया? आ गया हाइपोटोनिक हो गया, आ गया, कंसंट्रेशन कम होगी। अब एक थ्योरी तो आप भी जानते हैं, अरे ओस्मोसिस का सिद्धांत तो आप भी जानते हैं बेटा जी, चलेगा। ऑस्मोसिस का सिद्धांत तो आप सभी जानते हैं। क्या होता है ऑस्मोसिस में? ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लूइड का मूव करना किधर से किधर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ऑस्मोसिस में चीजें किधर से किधर जाती है? ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मूव करता है। पहली चीज, सॉल्वेंट मूव करता है किधर से किधर, लो टू हाई। अरे पहाड़ चढ़ना ऑस्मोसिस कहलाता है, याद रखेगा। सॉल्वेंट मूव करता है लो टू हाई। तो अब यहाँ ये हाइपोटोनिक है, इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो खाने के जो न्यूट्रिएंट है, वो फ्लूइड है, वो किधर से किधर घुस जाएगा? जीआईटी की ल्यूमन से ब्लड में चला जाता है। और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं कि खाने का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। ये नॉर्मल प्रक्रिया बताइए बेटा जी, मैंने नॉर्मल प्रोसेस बताया, हमेशा याद रखेगा। नॉर्मल प्रोसेस क्या था देखिएगा, दोबारा समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना हाइपरटोनिक होता है, सलाइवा के कांटेक्ट में आके हल्का सा नॉर्मल होगा, फिर स्टमक में आएगा तो पूरा बचीड़ बुला दिया जाएगा, गैस्ट्रिक जूस कंसंट्रेशन कम कर देगा। ये तीनों मिलकर पूरी तरह कम कर देंगे, खाना जेजुनम में जाते जाते हाइपोटोनिक हो जाएगा। ऑस्मोसिस का सिद्धांत कहता है कि चीजें किधर से किधर जाएगी, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन होगा ऑस्मोसिस। तो जीआईटी से निकल के खाना इस ब्लड वेसल में घुस जाएगा, यानी खाने का क्या हो गया? एब्जॉर्प्शन हो गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया सर। अब देखिएगा बेटा जी, डंपिंग सिंड्रोम क्यों पैदा होता है? अब सारी प्रक्रिया यहां क्लियर हो जाएगी हमारी कि डंपिंग सिंड्रोम सर क्यों पैदा होता है। एक ही झटके में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, चलेगा। हियर वी गो, देखते हैं कि डंपिंग सिंड्रोम क्यों हुआ। आपने खाना खाया बेटा जी बाहर से, जी हाँ सर खाया। कैसा खाना खाया सर? हाइपरटोनिक खाना खाया, हाइपरटोनिक फूड खाया। हाइपरटोनिक फूड में थोड़ी सलाइवा मिलेगी, उसके बाद खाना कहाँ आएगा सर? स्टमक में आएगा। वहां जूस में कम मिलता था क्योंकि खाना रुकता था। कितनी देर स्टे करता था स्टमक में? 2 से 3 घंटे रुकता था। जब रुकता था तब उसमें क्या मिलता था? गैस्ट्रिक जूस मिलता था। लेकिन अब तो पाइलोरिक स्फिंक्टर काट ही दिया, खाना स्टे ही नहीं करेगा। जैसा खाना आया था बिना किसी को बताए, बिना सीटी बजाए, नॉन स्टॉप किसमें चला जाएगा? जेजुनम में चला जाएगा। अरे कैसा खाना घुस गया जेजुनम में? हाइपरटोनिक खाना घुस गया बेटा जी। हाइपरटोनिक आया था, हाइपरटोनिक ही चला गया। पाइल वगैरह यहाँ रह गए, सक्कस एंटेरिकस यहाँ रह गया, पैंक्रियाटिक जूस तो डियोडिनम में रह गए, और उन सबको बाईपास करके खाना कहाँ आ गया? जेजुनम में आ गया। कैसा आ गया बेटा जी? इधर देखिएगा, सोल्यूट बेटा वो डिफ्यूजन होता है। लो सोल्यूट टू हाई सोल्यूट वो नहीं होता बेटा जी, कंसंट्रेशन की बात होती है। सोल्यूट का जाना डिफ्यूजन कहलाता है, ऑस्मोसिस नहीं कहलाता, याद रखिएगा। सोल्यूट का जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। इधर देखिएगा बेटा जी, अब क्या कह रहा है कंसेप्ट है आपका?
खाना हाइपरटोनिक आ गया। अब इसी डायग्राम को दोबारा देखेगा, खाना कैसा आ गया डियर, यहाँ देखेगा सर खाना तो हाइपरटोनिक आ गया। चलेगा, इसी डायग्राम को जूम कर दूं, ये जूम कर दिया, ये डियोडिनम को जूम कर दिया, ये डियोडिनम की जेजुनम की दीवार आ गई, और जेजुनम की दीवार में कौन मौजूद है सर, ब्लड वेसल्स मौजूद है। ब्लड वेसल में कौन मौजूद है सर, ब्लड मौजूद है। खाना कैसा आ गया ये बता दीजिएगा मेरे को सर, खाना तो हाइपरटोनिक आ गया, हाइपरटोनिक आ गया, शाबाश। फ्लूइड किधर से किधर जाएगा सर, फ्लूइड जाएगा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाएगा। इसका मतलब ब्लड में से फ्लूइड निकल निकल के जीआईटी में चला जाएगा, ब्लड से फ्लूइड जीआईटी में चला जाएगा, ब्लड में से फ्लूइड निकलेगा जीआईटी में जाएगा, तो ब्लड में फ्लूइड की कमी हो जाएगी, यानी क्या पैदा हो जाएगा, हाइपोवोलेमिया पैदा हो जाएगा। जी हाँ, हाइपोवोलेमिया हो जाता है क्योंकि उल्टी करामात होगी, हाइपरटोनिक खाना यहाँ आ गया, अब ब्लड में से फ्लूइड निकल निकल के किसमें घुस जाएगा, जीआईटी की ल्यूमन में चला जाएगा, तो हाइपोवोलेमिया के लक्षण आएंगे, टैकीकार्डिया, टैकीपनिया, हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी बेटा जी, डिजीनेस हो जाएगी। और ये आपके ऑप्शन में था, टैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, टैकीपनिया होता है, हाइपोटेंशन होता है और डिजीनेस हो जाती है, ये सब हाइपोवोलेमिया से होते हैं। दूसरा देखेगा, जब जीआईटी में इतना फ्लूइड आएगा तो जीआईटी का क्या हो जाएगा सर, डिस्टेंशन हो जाएगा, बिल्कुल सही कहा, जीआईटी हद से ज्यादा डिस्टेंड हो जाएगी, एब्डोमिनल पेन होगा, पेरिस्टाल्सिस बहुत ही ज्यादा आएंगे, हाइपर पेरिस्टाल्सिस आएंगे उस फ्लूइड को निकालने के लिए, और जब हाइपर पेरिस्टाल्सिस आते हैं ना तो भैया डायरिया होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जब इतना फ्लूइड जीआईटी में भर जाएगा, इतना फ्लूइड जीआईटी में भर जाएगा तो जीआईटी फूल जाएगी, जीआईटी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ज्यादा आएंगे और सटासट पानी को बाहर फेंक दिया जाएगा। यस, देयर विल बी डायरिया, डायरिया होगा, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, क्लियर कीजिएगा, डायरिया होगा बेटा जी। दूसरा, बाहर कौन आएगा सर, डायरिया किसका हो रहा है, फ्लूइड का हो रहा है, अरे पानी बाहर आ रहा है, केवल पानी की गुड़ गुड़ सुनाई देगी, अरे पानी की क्या सुनाई देगी भैया जी, सभी को गुड़ गुड़ सुनाई देगी, और उस गुड़ गुड़ को क्या बोला जाता है, बोरबोरीगमी, इस गुड़गुड़ को बोला जाता है बोरबोरीगमी। बोरबोरीगमी क्या होती है बेटा जी, सुन लीजिएगा कि हाइपर पेरिस्टाल्सिस से जो फ्लूइड के मूवमेंट की आवाज आती है उसे क्या कहते हैं, बोरबोरीगमी कहते हैं, बोरबोरीगमी कहते हैं। चलेगा, क्या बात है के स्टीवर्ट, थैंक यू भैया जी, थैंक यू, गजब सर, नर्सिंग के इतिहास में पहली बार ऐसे टीचर देखा है, थैंक यू मनोज जैन भैया जी, क्या बात है। चलेगा मनोज भाई, मैं खुद कंफ्यूज हूँ, 3rd ईयर से जयपुर में हूँ, बट सर से यूट्यूब वाले का भला हो दिलवा दिया, थैंक यू बेटा जी। चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है, इधर देखिएगा, बोरबोरीगमी समझ में आ गई भैया जी। चलेगा, बोरबोरीगमी, ऐसी ऐसी फालतू की चीजें ना लिखे, मन में अच्छा अच्छा लगने लग जाता है, ऐसे चीजें ना लिखे, मन में थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है, अरे भैया चलेगा, प्रेशर रहे तब तक बंदा जबरदस्त काम करता है। ओके, डायरिया हो गया, बोरबोरीगमी हो जाएगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन होगा। ये देखिएगा, ये सारी चीजें कितनी देर में होगी, खाना यहाँ से यहाँ आके ये सारा तामझाम कितनी देर में होगा, अरे भैया 20 से 30 मिनट में हो जाएगा, 20 से 30 सेकंड में नहीं, 20 से 30 मिनट के अंदर ये सारा काम हो जाएगा, 20 से 30 मिनट के अंदर होने लग जाएगा। पेशेंट को हेडेक होने लग जाएगा, सरदर्द होने लग जाएगा, क्यों हो गया, क्योंकि ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, ब्लड की कमी होगी, हाइपोवोलेमिया हो गया है, ब्रेन को ब्लड नहीं मिल रहा, इसलिए डिजीनेस और हेडेक हो गया है। तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन प्रोवाइड कराना या लाइंग पोजीशन प्रोवाइड कराना, बिल्कुल लाइंग डाउन, पेशेंट को तुरंत लेटा देना चाहिए। अगर डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट खाना खाने के 20 से 30 मिनट बाद आपको कहता है, अगर डंपिंग सिंड्रोम का, बिल्कुल बता रहे बेटा सचिन जी ने, हाइपरग्लाइसीमिया में भी आ रहे हैं, चिंता ना करें, अगर डंपिंग सिंड्रोम का पेशेंट आपको कहता है कि सर खाना खाने के बाद मेरे को चक्कर आ रहे हैं, सरदर्द कर रहा है, तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब पहली पैथोफिजियोलॉजी पैदा हो गई है, उसमें हाइपोवोलेमिया होना स्टार्ट हो गया है, कभी भी चक्कर खा के गिर सकता है, तो उसे लाइंग पोजीशन दी जाएगी। कंसेप्ट याद रखेगा, लाइंग पोजीशन इज प्रोवाइडेड टू ए पेशेंट ऑफ डंपिंग सिंड्रोम इफ ही कंप्लेन्स ऑफ डिजीनेस एंड हेडेक 20 to 30 मिनट्स आफ्टर ईटिंग मील। ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा। ओके डियर, आगे देखिएगा। चलेगा, दूसरा क्या है, ये पहले पैथोफिजियोलॉजी होती है बेटा जी, ये पहली पैथोफिजियोलॉजी होती है। अब देखिएगा, इसका मतलब पेशेंट को हाइपरटोनिक खाना नहीं देना है। ये सब कुछ क्यों हुआ सर, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि जीआईटी में, जेजुनम में कैसा खाना चला गया, हाइपरटोनिक खाना चला गया, ब्लड में से फ्लूइड को खींच लिया। इसका मतलब यहाँ हाइपरटोनिक खाना नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब डंपिंग सिंड्रोम के पेशेंट को कैसा खाना नहीं दोगे सर, हाइपरटोनिक खाना नहीं देंगे। इसका मतलब हाई कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाएगा, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाता है, हाई कार्बोहाइड्रेट खाना नहीं दिया जाएगा। तो क्या दिया जाएगा, हाई प्रोटीन दिया जाएगा, हाई प्रोटीन दिया जाएगा, हाई फैट दिया जाएगा। पहली ऐसी बीमारी देखने को मिल रही है जिसमें फैट ज्यादा खाने को कहा जा रहा है। लो कार्बोहाइड्रेट खाना दिया जाएगा, हमेशा याद रखेगा, हाइपरटोनिक खाना नहीं दिया जाएगा, हाई प्रोटीन, हाई फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट खाना दिया जाता है। कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा बेटा जी। चलेगा, ओके। दूसरा देखिएगा बेटा जी, हाइपरटोनिक खाना यानी क्या, अरे बोले तो मिठाई, पेशेंट को मिठाई नहीं खिलानी है,
हाइपरटोनिक खाना यानी साल्ट, नमक नहीं होना चाहिए खाने में बहुत ज्यादा। हाइपरटोनिक खाना बोले तो शहद, हनी, अरे शहद नहीं देना है। हाइपरटोनिक खाना बोले तो कैंडीज, टॉफीज, टॉफीज में चीनी चीनी होती है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कैंडी नहीं देनी है, शहद नहीं देना है, नमक वाला खाना नहीं खिलाना है, मिठाई नहीं खिलानी है, और बहुत केसेज में तो दूध भी अवॉइड करना है क्योंकि मिल्क भी हाइपरटोनिक होता है, मिल्क भी अवॉइड करना है। किस केस में बेटा जी? डंपिंग सिंड्रोम में। सर फैट हाई क्यों दे रहे हैं? अरे भैया बॉडी को एनर्जी की नीड होगी, आपने मेन हमारी बॉडी भारतीयों का, इंडियन लोगों में सबसे ज्यादा एनर्जी कौन देता है? अब माना कि पर ग्राम सबसे ज्यादा फैट देता है, नो डाउट क्वेश्चन है एग्जाम का, लेकिन हमारी थाली में फैट सबसे ज्यादा नहीं होता, तो हमारी बॉडी को सबसे ज्यादा एनर्जी कैलोरी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया तो उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए फैट और प्रोटीन को बढ़ाना पड़ेगा बेटा जी। चलेगा। लो कार्बोहाइड्रेट क्यों देते हैं बेटा जी? बोला ना रश्मि चाहर, लो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा हाइपरटोनिसिटी पैदा करते हैं खाने में, खाने की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो हाइपरटोनिसिटी कम करनी पड़ेगी, कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा, तो किसको कम करो? कार्बोहाइड्रेट को कम करो बेटा जी। चलेगा। क्लियर हो गया ऑप्शो? ओके डियर, क्या बात है। चलेगा। लो कार्बोहाइड्रेट देते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं रश्मि जी आप, लो कार्बोहाइड्रेट देते हैं। अब देखिएगा सेकंड मैकेनिज्म की तरफ मूव करते हैं बेटा जी। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर हाइपरग्लाइसीमिया क्यों हो जाता है, उसके बारे में भी बताइएगा। अब देखिएगा क्या होता है। नॉर्मल केस भी बता दूं, इसोफेगस, स्टमक, डियोडिनम एंड जेजुनम, ये नॉर्मल केस है बेटा जी। जी हाँ सर, ये नॉर्मल केस है। और यहाँ पे इसोफेगस होगा, स्टमक का हिस्सा काट दिया गया है, और स्टमक को काटने के बाद ये हमारा हिस्सा डियोडिनम होगा, ये डियोडिनम होगा। जी हाँ सर, डियोडिनम है। और डियोडिनम के ना जोड़ के किसको जोड़ दिया गया? सीधा जेजुनम के जोड़ दिया गया, जेजुनम के जोड़ दिया गया। ओके, जेजुनम के जोड़ दिया गया। अब हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होगा देखिएगा। पहले क्या हो रहा था, यहाँ कौन से भाई साहब पाए जाते हैं? सर पैंक्रियाज होता है, यहाँ पैंक्रियाज होता है, दोनों साइड में यहाँ पैंक्रियाज होगा। अब देखिएगा क्या होगा। नॉर्मली आपने खाना खाया, खाना कहाँ आया सर? स्टमक में आया। कितनी देर तक पड़ा रहेगा सर? 2 से 3 घंटे तक स्टमक में पड़ा रहेगा। ओके साहब, मान लीजिए हमने सोचा मिठाई खाई, अरे आपने काजू कतली चेप ली, अरे गुलाब जामुन चेप लिए, काजू कतली चेप ली आपने। अब देखिएगा क्या होगा। अगर आपने मिठाई खा ली है यानी काजू कतली चेप ली है, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, तो कितनी देर तक पड़े रहेंगे? 2 से 3 घंटे तक पड़े रहेंगे। और जब यहां से रिलीज होंगे तो केवल कितने रिलीज होंगे? 5 ml खाना रिलीज होता है एक बार में। सारा का सारा खाना स्टमक से रिलीज नहीं होता, स्टमक से एक बार में केवल 5 ml फूड ही रिलीज होता है। 5 ml फूड कहां जाए? 1 2 3 4 5, ये 5 ml खाना यूं करके जाएगा। कहां जाएगा? 1 2 3 4 5, ये खाना जाएगा बेटा जी डियोडिनम में, डियोडिनम के अंदर जाएगा, डियोडिनम के यहाँ जेजुनम वगैरह में जाएगा। और यहाँ एक सेल होती है जिसे कहते हैं के सेल, के सेल कहा जाता है बेटा जी, के सेल। और ये एक हार्मोन निकालती है जिसे कहते हैं GIP, गिप, एक हार्मोन पैदा करती है। जी हाँ, के सेल एक हार्मोन पैदा करती है, उस हार्मोन को क्या कहते हैं बेटा जी? गिप कहा जाता है। बाकी सेल में आपको बता चुका हूँ डियर, याद रखेगा, बाकी सेल बता चुका हूँ। CC के सेल होती है, बता चुका हूँ। S सेल होती है, कोलिसिस्टोकाइनिन सेक्रेटिन, वो तो होती है, उनके साथ एक के सेल और होती है, और के सेल गिप हार्मोन बुलाती है। गिप की फुल फॉर्म बता दूं तब आपको सारा क्लियर हो जाएगा। जी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है ग्लूकोज, जी का मतलब होता है ग्लूकोज डिपेंडेंट, ग्लूकोज डिपेंडेंट। आई का मतलब होता है इंसुलिनोट्रोपिक, इंसुलिनोट्रोपिक। और पी का मतलब होता है पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड। अरे आप इसे खबरी बुला सकते हैं, मैं इसे खबरी बोलता हूं बेटा जी, खबरी, जो आपको काम होने से पहले ही आके न्यूज दे देता है, इसे खबरी बोला जाता है, इन्फॉर्मर बोला जाता है। दिस इज ए इन्फॉर्मर, ये एक इन्फॉर्मर है बेटा जी, याद कीजिएगा। ओके, चलेगा। अब देखिएगा बेटा जी क्या कहा जा रहा है कि के सेल, बेटा जी बार बार कुंदन लाल जी आप एक चलेगा सर, क्लास को डाउनलोड वाला सिस्टम कर दीजिएगा, हो जाती है यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाती है, यूट्यूब पे डाउनलोड हो जाती है, उसके बाद आपके यूट्यूब के डाउनलोड बॉक्स में पड़ी रहती है, और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगता, हमेशा याद रखेगा। अब देखिएगा क्या होगा बेटा जी, गौर से देखना, खाना यहाँ आएगा तो कौन सी सेल एक्टिवेट हो जाएगी? के सेल एक्टिवेट हो जाएगी। अरे खबरी वाली सेल एक्टिवेट हो जाएगी, क्या निकालेगी? गिप निकालेगी। ये गिप कितना ग्लूकोज आया ये सूंघ लेता है, गिप क्या सूंघता है कि कितना ग्लूकोज आया, उसके बाद ये ब्लड में भागता हुआ जाएगा, उसके बाद ब्लड से भागता हुआ किसके पास जाएगा? पैंक्रियाज के पास जाएगा, और बोलेगा अरे ओ तुम करण ऊर्जा क्या कर रहा है? 505 ग्लूकोज आ रहे हैं। क्या बताएगा इसको कि ऊर्जा 5 ग्लूकोज आ रहे हैं, तो ये कितना इंसुलिन निकाल देगा? पहले से ही 5 इंसुलिन निकाल देगा। पैंक्रियाज ने कितना इंसुलिन निकाला ये किस पे डिपेंड करता है कि उसको कितनी जानकारी दी गई कि कितने ग्लूकोज आने वाले हैं, उस बेस पे पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है बेटा जी। कंसेप्ट को दोबारा देखेगा, दोबारा देखेगा, चलेगा। क्या बात है कि जिप जाके बोलता है पैंक्रियाज को, और पैंक्रियाज उसकी बात मान के वो कहता है साहब 5 ग्लूकोज आ रहे हैं, तो 5 इंसुलिन रिलीज कर देता है पैंक्रियाज।
क्लियर है? अगर ये कहता 10 इंसुलिन 10 ग्लूकोज आ रहे हैं तो पैंक्रियाज 10 इंसुलिन निकाल देगा। अब यहाँ इस केस की बात करते हैं बेटा जी, इस केस की बात करते हैं, दूसरे वाले केस की जो नॉर्मल केस नहीं है, एबनॉर्मल केस है। एबनॉर्मल केस की बात करते हैं कि इसमें लफड़ा क्यों हो गया, इसमें क्या इश्यू हो गया बेटा जी। देखिएगा इस दूसरे डायग्राम में, देखिएगा आपने खाना खाया, जी हाँ, अरे क्या खाई सर? मिठाई खाई, गोल गोल लड्डू खा लिए आपने, मिठाई खा ली, स्वीट खा ली। मिठाई कहाँ गई सर? मिठाई स्टमक में गई। कितनी देर रुकेगी सर? रुकेगी ही नहीं, क्योंकि स्फिंक्टर ही नहीं है। पहले कितनी देर रुक रही थी सर? 2 से 3 मिनट। अब सीधा खाना कहाँ चला जाएगा सर? डायरेक्ट सारा खाना जेजुनम में चला जाएगा। तो मेरे को बताओ, केवल 5 ml खाना आया या पूरा 5 लीटर जो खाना खाया वो आ गया? 5 ml खाना आया या पूरा 5 लीटर खाना आ गया? बेटा जी पूरा 5 लीटर खाना आ गया, बिल्कुल सही कहा, पूरा 5 लीटर आ गया बेटा जी, याद रखिएगा, पूरा 5 लीटर खाना आ गया। अब यहाँ कौन सी सेल बेटी है? हमारा खबरी बेटा है, कौन सी सेल? के सेल बेटी है। क्या निकालेगी? गिप निकाल देगी। गिप क्या कहेगी कि 5 ग्लूकोज आए हैं या 5000 ग्लूकोज आए? पहले 5 आते थे, अब 5 नहीं, सारा एक साथ आ गया। तो ये हड़बड़ा जाएगा और बोलेगा 5000 ग्लूकोज आ गए, और भाग के किसको बोलेगा? गिप जाके बोलेगा पैंक्रियाज को कि क्या कर रहा है कुंभकर्ण, उड़ जा, आंधी आ रही है ग्लूकोज की, 5000 ग्लूकोज आ रहे। ये कहेगा अच्छा, तो कितना इंसुलिन रिलीज कर दिया जाएगा? 5000 इंसुलिन रिलीज कर दिया जाएगा। जबकि आप सभी जानते हैं डंपिंग सिंड्रोम में खाना एब्जॉर्ब नहीं होता। डंपिंग सिंड्रोम में तो क्या होता है सर? डंपिंग सिंड्रोम में तो उल्टा ब्लड में से फ्लूइड आ जाता है, खाना एब्जॉर्ब होता ही नहीं है। खाना हाइपरटोनिक है बेटा जी, खाना हाइपरटोनिक है। खाना हाइपरटोनिक आ गया, इसका मतलब एब्जॉर्ब नहीं होगा, उल्टा फ्लूइड खींच देगा। ये झूठा डर गया कि 5000 ग्लूकोज आने वाले हैं, कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। किस वजह से? ऑस्मोसिस की वजह से एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे। और ये कितना इंसुलिन निकाल देगा? 5000 इंसुलिन निकाल देगा। अब ये इंसुलिन वेट करेगा कि कब ग्लूकोज आता है, कब ग्लूकोज आता है, कब ग्लूकोज आता है, लेकिन ग्लूकोज आएगा ही नहीं। तो ये नॉर्मल ग्लूकोज जो होता है ना 70 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उस नॉर्मल ग्लूकोज को खाने लग जाएगा और कर देगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्या कर देगा बेटा जी? हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा। खाना खाने के 2 घंटे बाद में होता है, इसलिए इसे पोस्ट प्रांडियल इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं बेटा जी? इसलिए इसे पोस्ट प्रांडियल, दिस इज नॉन एज पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया, इसे पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया कहा जाता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। राम जी की पूरी सेना आ चुकी है। चलिएगा बेटा जी, स्वागत है। आप समझ में आ गया होगा बेटा जी कि हाइपोग्लाइसीमिया क्यों होता है। अरे झूठी खबर दे दी जाती है, इसकी भी गलती नहीं है। ये 5000 इंसुलिन देखता है, ग्लूकोज देखता है एक साथ, और जाके बोल देता है बेटा उड़ जा, 5000 ग्लूकोज आ रहे हैं। जबकि डंपिंग सिंड्रोम की वजह से हाइपरटोनिक खाना आ गया, उल्टा फ्लूइड बाहर आ रहा है, ब्लड में से खाना एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इंफॉर्मेशन तो चलेगी लेकिन ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा, तो नॉर्मल ग्लूकोज को खत्म कर दिया जाएगा और हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। कंडीशन क्या कहलाएगी? पोस्ट प्रांडियल हाइपोग्लाइसीमिया कहलाएगी। खाना खाने के कितनी देर बाद सिम्टम आते हैं? 2 घंटे बाद सिम्टम आते हैं, हमेशा याद रखेगा। क्लियर है? आप क्या चाहते हैं, हाइपरटोनिक खाना आए या नहीं आए? नहीं सर, हाइपरटोनिक खाना नहीं आना चाहिए, मीठा खाना नहीं आना चाहिए, खाने के साथ फ्लूइड नहीं आना चाहिए, खाने के साथ फ्लूइड नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? खाना सटासट और नीचे चला जाएगा। पेशेंट को कौन सी पोजीशन में खाना खिलाओगे? हाई फाउलर में या सेमी फाउलर में? पेशेंट को कौन सी पोजीशन में खाना खिलाया जाएगा? फटाफट बोलिएगा। खाना कौन सी पोजीशन में खिलाया जाएगा? हाई फाउलर पोजीशन में खाना खिलाया जाएगा या सेमी फाउलर पोजीशन में खाना खिलाया जाएगा? जवाब दीजिएगा पेशेंट को। थैंक यू डियर, थैंक यू। कौन सी पोजीशन में खाना खिलाया जाएगा? फटाफट बोलिएगा, कौन सी कंडीशन में खाना खिलाया जाएगा? हाई फाउलर में या सेमी फाउलर में? जवाब आने दीजिएगा। हाई फाउलर पोजीशन और सेमी फाउलर पोजीशन, कौन सी पोजीशन में खाना खिलाया जाएगा? हाई फाउलर में खाना नहीं खिलाएंगे भैया। अगर हाई फाउलर में खिलाओगे तो ग्रेविटी की वजह से खाना सटाक से जेजुना में चला जाएगा। इस वजह से ग्रेविटी ऐसे लगेगी तो खाना कुछ तो धीरे धीरे जाएगा। याद रखेगा, स्लो एम्प्टिंग होगी, स्टमक धीरे धीरे खाली होगा। कौन सी कंडीशन में? सेमी फाउलर कंडीशन में खाना धीरे धीरे खाली होगा। अब एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, एक चीज का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में खाना खिलाना है और खाना खाने के बाद 2 रेप्टामाइसिन देना है और 2 रेप्टामाइसिन देके पेशेंट को सुला देना है। जी हाँ, खाना खाते ही पेशेंट को सुला देना है बेटा जी। याद रखेगा, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दे देनी है ताकि बहुत और भी धीरे खाली हो। खाना खिलाना सेमी फाउलर में है और खाना खाते ही तो सुला देना होता है, लेटा देना होता है। अब क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन क्या था कि बताइएगा कौन सी प्रॉब्लम होगी? समझ में आ गया कि सर डिजीनेस होगी, पहली मैकेनिज्म में डिजीनेस होगी हाइपोवोलेमिया की वजह से, टैकीकार्डिया होगी, डायरिया होगा और ये भी हो सकता है सीवियर केस में। अगला क्वेश्चन क्या कह देखिएगा बेटा जी, अगला क्वेश्चन भी क्लियर होगा हमारा इससे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा डियर, क्वेश्चन रीड आउट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कीजिएगा। ए क्लाइंट इज रेज्यूमिंग ए डाइट आफ्टर ए बिलरोज सेकंड सर्जरी। बिलरोज सेकंड सर्जरी के बाद पेशेंट खाना खा रहा है टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन, यानी कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, टू मिनिमाइज कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो खाने की वजह से। व्हिच एक्शन शुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू डू? क्या कहा जाएगा क्लाइंट को क्या करना चाहिए ताकि उसमें कॉम्प्लिकेशन पैदा ना हो?
कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए क्या कहा जाएगा, फटाफट बताइएगा, देखते हैं। क्वेश्चन साथ नहीं दे रहा हमारा। चलेगा बेटा जी, मैं बता देता हूं इसमें ऑप्शन में क्या क्या है। वही जो चीजें हमने डिस्कस की कि खाना खाते ही तो पेशेंट को खाना खाते ही क्या करना है, खाना खाते ही तो पेशेंट को सो जाना है। डंपिंग सिंड्रोम को रोकने के लिए क्या करते हैं सर, एंटी कोलिनर्जिक दवाइयां दी जाती है बेटा जी, एंटी कोलिनर्जिक दवाइयां दी जाती है, याद रखिएगा। चलेगा, अब देखिएगा पेशेंट को खाना खाते ही सुला दिया जाता है। पेशेंट को लिक्विड खाना नहीं खिलाना है, पेशेंट को सॉलिड सूखा खाना खिलाना है, लिक्विड खाना नहीं खिलाना है, सूखा खाना खिलाना है। खाने के वक्त पेशेंट को किसी भी प्रकार का लिक्विड नहीं देना है, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा बेटा जी। अवॉइड फैटी डाइट नहीं है बेटा, अवॉइड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करनी है, फैटी डाइट अवॉइड नहीं करनी, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अवॉइड करनी है। चलेगा, लो कार्बोहाइड्रेट हाई प्रोटीन एंड फैट, बिल्कुल सही का बेटा जी। चलेगा, शाबाश भैया जी, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए आपके कंसेप्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन अपेंडिसाइटिस से, अपेंडिसाइटिस को छोड़ के पेरिटोनाइटिस का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट, पेप्टिक अल्सर डिजीज बिलरोथ के क्वेश्चन हो गए। ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद रप्चर्ड अपेंडिक्स, एक बंदे की अपेंडिक्स रप्चर्ड हो गई है और उसमें क्या पैदा हो गया है, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस। The nurse should assess for which manifestation of this complication। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कंफ्यूज क्या होंगे। देखिएगा बच्चे क्या करते हैं बेटा जी, बच्चे ये काम करते हैं कि क्वेश्चन में अपेंडिक्स देखते हैं, अपेंडिक्स का रप्चर देखते हैं, जवाब दे देते हैं। नहीं, इसने अपेंडिक्स के रप्चर का क्वेश्चन नहीं पूछा है, इसने पेरिटोनाइटिस के साइन पूछे, अपेंडिक्स रप्चर के साइन नहीं पूछे। साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस, द नर्स शुड असेस फॉर व्हिच मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस कॉम्प्लिकेशन, यानी पेरिटोनाइटिस के साइन पूछे जा रहे हैं, याद रखना। रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस के साइन नहीं पूछे जा रहे। जवाब दीजिएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा, डिस्टेंडेड एब्डोमेन हो जाएगा, सब नॉर्मल टेम्परेचर कम हो जाएगा, हाइपोथर्मिया हो जाएगा, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन होगा, डिमिनिश्ड बाउल साउंड हो जाएगी, बाउल साउंड कम हो जाएगी और बंदा स्टूल और फ्लैटस पास नहीं कर पाएगा। जवाब आने दीजिएगा, क्या बात है भैया। ऑप्शन देके रिजिड बोर्ड एब्डोमेन, शाबाश भैया शाबाश। बाकी ऑप्शन देख के जवाब दीजिएगा। 2 4 5 2 4 5, शाबाश। BDEF 2 4 5 6, क्या बात है ठाकुर मीनाक्षी, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल डायरेक्ट सही दिशा में। सेकंड होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा, याद रखिएगा। 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। दिस इज द राइट आंसर। ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, हाइपोथर्मिया नहीं होगा और ये सारे सिम्टम्स पाए जाएंगे। क्यों होंगे, कैसे सिम्टम्स होंगे, देखिएगा बेटा जी, कंसेप्ट क्लियर करता हूं आपका। ये सपोज कीजिए एक पेशेंट है, इमेजिन कीजिएगा, दिस इज ए पेशेंट, ये एक पेशेंट है बेटा जी और ये कौन सी प्रॉब्लम से सफर कर रहा था, तो जवाब निकल के आएगा, ये अपेंडिसाइटिस से सफर कर रहा था। बिल्कुल सही कहा, द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस में अपेंडिक्स क्या हो गई है, रप्चर हो गई है। रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस के लक्षण अगर आपसे पूछता तो आपका जवाब होता बेटा जी, दिस एपियरेंस ऑफ पेन, पहले से उसको पेन हो रहा था प्रेशर की वजह से, तो वो पेन गायब हो जाएगा, दिस एपियरेंस ऑफ पेन हो जाएगा बेटा जी। साथ ही साथ क्या फील होगा पेशेंट को, फीवर विद चिल्स फील होगा, पेशेंट को बुखार आएगी और बुखार के साथ कंपकपी आएगी। ये फीवर हाई ग्रेड नहीं होगा, ये फीवर लो ग्रेड होगा, लो ग्रेड होगा, लो ग्रेड फीवर होगा और उसके साथ पेशेंट को कंपकपी आएगी बेटा जी। और क्या होगा, थोड़े टाइम बाद में रीअपियरेंस ऑफ पेन, क्योंकि इंटेस्टाइन फटी है तो थोड़ी देर के बाद में रीअपियरेंस ऑफ पेन हो जाएगा, पेन लौट के आ जाएगा। क्लियर है बेटा जी। जब भी अपेंडिक्स रप्चर होती है तो सबसे पहले डिसअपियरेंस ऑफ पेन होता है, उसके साथ फीवर भी चिल्स होता है, बुखार के साथ कंपकपी आती है और शिवरिंग होती है एंड लेटर ऑन देयर इज रीअपियरेंस ऑफ पेन, पेन लौट के आ जाता है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन रप्चर्ड अपेंडिसाइटिस का नहीं था, अगर अपेंडिक्स रप्चर होगी, अपेंडिक्स सीरिया रप्चर होगी है, तो सारा मटेरियल कौन सी कैविटी में गिरेगा, जी हां, पेरिटोनियल कैविटी में चला जाएंगे। सारे एंजाइम्स, एसिड वगैरह पेरिटोनियल कैविटी में चले जाएंगे और पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है बेटा जी, हमेशा याद रखेगा, जब भी पेशेंट पेरिटोनाइटिस का होगा, एब्डोमेन सारा डिस्टेंड कर जाएगा, असाइटिस हो जाएगी, देयर विल बी एब्डोमिनल डिस्टेंशन, असाइटिस हो जाएगी भैया जी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, बंदे को पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड भर जाएगा, असाइटिस हो जाएगी। हाई ग्रेड फीवर हो जाता है, लो ग्रेड जो फीवर था वो हाई ग्रेड फीवर में कन्वर्ट हो जाता है। जी हाँ, चिल्स नहीं रहती, केवल फीवर रहता है, चिल्स गायब हो गई है और वो हाई ग्रेड हो जाता है। पेशेंट का जो एब्डोमेन होता है वो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो जाता है, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन हो जाता है। कंसेप्ट क्लियर कीजिएगा बेटा जी। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम हो जाते हैं, डिक्रीज्ड पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि इंटेस्टाइन फट गई है, पेरिटोनाइटिस हो गया है, सो देयर इज डिक्रीज पेरिस्टाल्सिस।
पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएंगे, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होंगे तो बावल साउंड कम हो जाएगी, बावल साउंड डिक्रीज हो जाएगी, और बावल साउंड डिक्रीज हो जाएगी, पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम हो जाएंगे तो पेशेंट को डायरिया होगा, पेशेंट को डायरिया होगा, या पेशेंट स्टूल पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जवाब आएगा पेशेंट स्टूल पास नहीं कर पाएगा। इनएबिलिटी टू पास स्टूल एंड फ्लैटस, इनएबिलिटी टू पास स्टूल एंड फ्लैटस, बंदा स्टूल और फ्लैटस को पास नहीं कर पाएगा। ये कंसेप्ट याद रखेगा। सारे एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड भर जाएगा तो डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा और पेशेंट को डिस्निया हो जाएगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और शैलो ब्रीथिंग होगी। सारे सिम्टम्स बता देता हूँ बेटा जी ताकि कंफर्मेशन ही हो जाए। शैलो ब्रीथिंग होगी, पेशेंट गहरी सांस नहीं लेगा, हल्की हल्की सांस ले पाएगा। चलिए बेटा जी सारे क्लियर सिम्टम्स हो गए। अब गौर से देखिएगा, ऐसे केस में जब भी पेरिटोनाइटिस का, इस चीज को नोट कर लें, एक बार देख लें। ये देखिएगा बेटा जी, ये सिम्टम्स होंगे, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, असाइटिस होगी, हाई ग्रेड फीवर होगा, रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन, डिक्रीज पेरिस्टालसिस, डिक्रीज बाउल साउंड, इनएबिलिटी टू पास स्टूल एंड फ्लैटस, डिस्निया, शैलो ब्रीथिंग। इसके साथ देखिएगा बेटा जी एक टेंडरनेस होगी जिसे कहा जाता है रीबाउंड टेंडरनेस। वो कोई भी बीमारी, वो कोई भी डिजीज जिसमें पाल्पेशन के दौरान देखिएगा क्या किया जाता है। ये अगर आपकी एब्डोमिनल कैविटी है और आप इसे पाल्पेट कर रहे हैं, आप इसे पाल्पेट कर रहे हैं, तो पाल्पेट करने से प्रेशराइज करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा बेटा जी, बिल्कुल सही है। और जब आप प्रेशर को रिलीज कर देंगे, अपने हाथ को हटा देंगे, तब भी पेशेंट को पेन होगा। इधर देखिएगा, अगर आप मुझे पाल्पेट कर रहे हैं तो बताओ मैं भी कैसे करूं। चलिएगा बेटा जी क्या कहा जा रहा है, अगर एब्डोमिनल कैविटी को प्रेशराइज किया जाएगा तो पेशेंट हल्का सा अपने आईब्रो जैसे कर लेगा, बोलेगा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे बोलेगा। लेकिन आप छोड़ोगे तो पेशेंट के मुंह से चीख निकलेगी, वो कहेगा अरे वाह इतना तेज दर्द हो गया। याद रखेगा, दबाने से दर्द होना दैट इज नोन एज टेंडरनेस। प्रेशराइज करने से होने वाला दर्द क्या कहलाता है, टेंडरनेस कहलाती है। और प्रेशर को रिलीज करने पे